अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम इकोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थोड़े कुछ डिटेल में टॉपिक्स हैं, कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा आज इकोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी के अंदर हमने डिफरेंट इकोलॉजिकल रूल्स को डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन इज ग्लोगर रूल। ये रूल जो है ये एनिमल के कलर के ऊपर बेस करता है और वहाँ की जिस इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी क्लाइमेट पे बेस करती है। तो एक शॉर्टकट है जिस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि ग्लोगर रूल जो है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू कलर एंड क्लाइमेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन वार्मर क्लाइमेट, मोर ह्यूमिड क्लाइमेट टेंड टू हैव डार्कर पिगमेंटेशन। ठीक है। यानी कि अगर कोई एनिमल किसी वार्म क्लाइमेट के अंदर है, यानी कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो वो अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर लेता है और उसकी बॉडी का कलर डार्क हो जाता है। ठीक है। अब वही ऑर्गेनिज्म जो है या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म अगर वो कोल्डर इन्वायरमेंट के अंदर है, यानी कि टेम्परेचर वहां पे लो है, तो उसकी बॉडी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और वो लाइट कलर में चेंज हो जाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल है बर्ड या मैमल दैट आर लिविंग नियर द इक्वेटर। ठीक है। लाइक ट्रॉपिकल बर्ड्स ऑफन हैव डार्कर फीदर और फर, while animals in colder or drier area like polar bear or arctic foxes tend to have lighter coat। ठीक है। उनके इक्वेटर के बाद जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट वो क्लाइमेट है जो कि हार्श कंडीशंस होती हैं, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है। उसने कहा है कि वो बर्ड्स और मैमल्स जो कि ट्रॉपिकल बर्ड्स हैं या इक्वेटर के पास पास हैं, उनकी बॉडी का कलर, उनके फीदर्स और फर्स बहुत ज्यादा डार्क होंगे एज कम्पेयर टू पोलर बियर जो कि बहुत ज्यादा आप कह लो यहाँ पे रहते हैं, ये पोलर आर्टिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो इनकी बॉडी का जो कलर है वो लाइटर होता है। द सेकेंड रूल इज एलन्स रूल। और एलन रूल जो है ये बॉडी की शेप और अपेंडेजेस के ऊपर बेस कर रहा होता है। ठीक है। यानी कि बॉडी की शेप कैसी है और उसके अपेंडेजेस कैसे हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, एनिमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट, वो एनिमल जो कि कोल्डर क्लाइमेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी लिम्स, उनके ईयर्स, ठीक है, वो शॉर्ट होते हैं। ठीक है। अब देखो इसकी रीजन क्या है। जो बड़े बड़े लिम्स होंगे या बड़े बड़े ईयर्स होंगे या जो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर उसके अपेंडेजेस होते हैं, वो अगर बड़े होंगे तो जाहिर सी बात है हीट लॉस का प्रॉब्लम भी ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, जाहिर है पहले ये कम टेम्परेचर के अंदर प्रेजेंट है, कम टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, तो अगर इनकी एक्सट्रीम्स भी बड़ी बड़ी होंगी तो ये ज्यादा चांसेस हैं कि हीट इनकी बॉडी से लॉस हो जाए। तो इसलिए इन्होंने अपनी बॉडी को ऐसे रखा है कि वो लिम्स और एयर और अपेंडेजेस को शॉर्ट कर दें ताकि हीट मिनिमम लॉस हो। ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को मेंटेन करने में लगाएं। ठीक है। और इसी तरीके से जो वार्मर क्लाइमेट वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अपेंडेजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी से मैक्सिमम टेम्परेचर को डेसिपेट करना होता है, निकालना होता है। ठीक है। यानी कि जैसे ह्यूमन की बात करें तो हम समर के अंदर, समर में हमारी स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। बॉडी से हीट बहुत ज्यादा निकलती है। ठीक है। और उसके बाद जो विंटर है उसमें हम स्वेटर वगैरह पहन के रखते हैं ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे और मिनिमम लॉस हो। ठीक है। तो यही है कि जो एक्सट्रीम ऑर्गेनिजम्स हैं टेम्परेचर के ऊपर बेस करते हैं, वो किस इन्वायरमेंट के अंदर है उस हिसाब से इन्होंने अपनी बॉडी को चेंज किया। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो आर्टिक हियर जो है, ठीक है, जाहिर सी बात है आर्टिक है तो यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, उनकी एयर जो है वो शॉर्ट होते हैं ताकि वो हीट को कम से कम निकाल सके अपनी बॉडी से। और जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, डेजर्ट में सारे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होते हैं तो उनके जो हेयर्स हैं, ईयर्स हैं, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं ताकि वो अपनी बॉडी से टेम्परेचर को मैक्सिमम लॉस कर सके। उसके बाद थर्ड रूल है बर्जमैन रूल। बर्जमैन रूल जो है ये बॉडी के साइज और टेम्परेचर के से रिलेटेड होता है। ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो एनिमल्स इन कोल्डर रीजन टेंड टू बी लार्जर देन दोज इन वार्मर रीजन। यानी कि पूरे एनिमल की बात की है कि जो कोल्डर एरिया में एनिमल है उसकी बॉडी का साइज बड़ा होगा। ठीक है। और जो वार्मर क्लाइमेट के अंदर है उनकी बॉडी का साइज छोटा होगा। बिकॉज लार्ज बॉडी साइज हेल्प रिटेन हीट। जितनी ज्यादा बॉडी का साइज होगा उतना ही हीट को वो रिटेन करने के ज्यादा चांसेस होंगे। और अगर बॉडी का साइज छोटा होगा
तो वो हीट कम से कम लॉस करेगी। ठीक है, मतलब लॉस भी कम करेगी और रिटेन भी जो है वो कम करेगी। तो जो कोल्डर एरिया वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो हीट को ज्यादा रिटेन कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी का साइज ज्यादा होता है, और जो वार्मर वाले हैं वो क्या करेंगे, उनकी बॉडी का साइज छोटा होगा ताकि वो मिनिमम बॉडी से हीट को लॉस कर सकें। अब यहाँ पे एग्जांपल है पोलर बियर लिविंग इन कोल्ड आर्टिक इन्वायरमेंट आर लार्जर देन देयर वार्मर क्लाइमेट रिलेटिव लाइक अ स्पेक्टेकल्ड बियर विच लिव इन वार्मर फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, देखिए पोलर बियर का साइज जो है वो बड़ा होता है क्योंकि वो कोल्डर इन्वायरमेंट के अंदर है, और कोल्डर इन्वायरमेंट के अंदर उसने अपनी बॉडी का साइज क्यों बड़ा रखा हुआ है, ताकि वो मैक्सिमम हीट को रिटेन कर सके और उसकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स अच्छे तरीके से काम कर सके और वो हीट को मिनिमम लॉस कर सके। जितना ज्यादा बॉडी का साइज बड़ा होगा हीट भी जो है वो रिटेन रहेगी, और अगर बॉडी का साइज छोटा होगा तो हीट लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो है ये स्पेक्टेकल्स बियर है, ये वार्मर क्लाइमेट के अंदर है, इसका बॉडी का साइज छोटा है ताकि क्योंकि इन्होंने बॉडी से वैसे भी हीट को निकालना है तो इसलिए अपनी बॉडी के साइज को छोटा रखते हैं ताकि मैक्सिमम हीट इनकी बॉडी से निकल सके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज ऐसी स्पीशीज हैं जो कि इकोसिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करना होता है। या आप ये कह सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं किसी भी इकोसिस्टम के लिए। अगर आप कीस्टोन स्पीशीज को इकोसिस्टम से निकाल देते हैं तो इकोसिस्टम जो है वो ड्रास्टिकली जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, कोलैप्सिंग हो सकती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है सी अटर की। यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया गया है सी अटर जो है ये सबसे पहले आप ये देखें कि एक फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट है, ठीक है, वहां पे है सी अर्चन। सी अर्चन क्या होता है, सी अर्चन जो है वो एक इकाइनोडर्म है। सी अर्चन यहाँ पे केल्प एक जो ब्राउन एल्गी है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, ब्राउन एल्गी जाहिर सी बात है ये सी के अंदर है या ओशन के अंदर है, तो वहां पे जितनी ज्यादा कैल्प होगी वहां पे बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज भी क्योंकि ये जो कैल्प है वो बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज को शेल्टर प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा फूड हैबिटेट भी है। फूड के सोर्स के तौर पर भी यूज करते हैं ऑर्गेनिजम्स, और शेल्टर के तौर पर भी यूज करते हैं। अब अगर सी अर्चन इस कैल्प को खत्म कर दे, क्योंकि सी अर्चन जो है वो इसके ऊपर प्रे करती है, अगर सी अर्चन इस कैल्प को खत्म कर देगी तो उस इन्वायरमेंट के अंदर बाकी सारी स्पीशीज जो है वो भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और इसका मतलब है डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन वहां पे इकोसिस्टम को कैसे मेंटेन किया गया, जो सी अटर है वो सी अर्चन के ऊपर फीड करता है। जब सी अर्चन के ऊपर फीड करेगा तो सी अर्चन की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कैल्प के ऊपर फीड नहीं करेगी, और कैल्प की जो इसकी क्वांटिटी है, इसका नंबर है वो इंक्रीज रहेगा, और अल्टीमेटली इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर सकती हैं। तो इसका मतलब है इस तरीके से की स्टोन स्पीशीज में सी अटर ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और बाकी स्पीशीज को कंजर्व करने में ये हेल्प कर रहा है। इसके बाद है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब है कि अगर हम किसी कम्युनिटी की या किसी कंट्री की बात कर रहे हैं कि अगर एक कंट्री है, क्या उस कंट्री के अंदर इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि वो अपने लोगों को या फिर जितने भी एनिमल्स हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिविटी को शो करता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी को जो है वो शो करता है। either a country have enough resources to maintain or to support the organisms on that particular area। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्राफ शो किया गया है और डिफरेंट कंट्रीज का शो किया गया है। अब यहाँ पे देखें अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पे जर्मनी है, जापान है, ठीक है, न्यूजीलैंड है। तो यहाँ पे डिफरेंट रिसोर्सेज को शो किया गया और यहाँ पे जो उनके पास रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उसकी बेस पे, यानी कि कितने उस कंट्री को रिसोर्सेज चाहिए लाइफ को सपोर्ट करने के लिए और कितने उनके पास हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ से या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हमें ये चीज बताती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के पास 15 जो हैं वो 15 तक रिसोर्सेज हैं।
ठीक है। अब इनकी जो इनको चाहिए कितने, इनको चाहिए 10। ठीक है, तो इसका मतलब है कि चाहिए 10 लेकिन इनके पास हैं कितने, 15। तो इसका मतलब है रिसोर्सेज मोर देन इनफ है, यहाँ पे पॉपुलेशन और भी आ सकती है। ठीक है। अब अगर हम दूसरी बात करते हैं, आई थिंक इस ग्राफ को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये एक ब्लर डायग्राम है, बट आई एम ट्राइंग। यहाँ पे देखें, यूएसए है, यूएसए के पास जो रिसोर्सेज हैं उनको चाहिए कितने, इनको 8 चाहिए, लेकिन उनके पास हैं कितने, इनके पास हैं 6। इसका मतलब है रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कितने किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी कंट्री को कितने रिसोर्सेज चाहिए और उनके पास हैं कितने, ये हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से पता लगा सकते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल निश एंड रियलाइज्ड निश। ठीक है, निच भी आप इसको कह सकते हैं। फंडामेंटल निच क्या होती है, फुल रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, यानी कि जो एक ऑर्गेनिज्म है जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो प्रेजेंट है और उस इन्वायरमेंट से, मतलब फॉर एग्जांपल आई हैव अ डायग्राम इन नेक्स्ट पेज। फॉर एग्जांपल आप ये कंसिडर करें कि ये एक एग्जांपल जो है वो फ्रॉग की एग्जांपल है, या फिर कोई भी ये एल्गी की एग्जांपल शो की हुई है। अब रियलाइज्ड निच ये है कि अगर ये वाली थैलेमस जो है, ये एक स्पीशी है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक रह सकती है और यहाँ से यहाँ तक उसकी रेंज है कि वो इस एरिया से अपनी फूड को भी ले सकती है। ये जो एरिया है वो इसकी रियलाइज्ड निश है, सॉरी फंडामेंटल निश है। यानी कि वो एरिया जहाँ पे वो मैक्सिमम रेंज है, जहाँ पे वो जा भी सकती है और वहां से अपनी फूड को कलेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर उसी एरिया में कोई और भी स्पीशी प्रेजेंट है और वो दोनों स्पीशी एक ही वक्त में तब एक जगह पे रह सकती हैं जब वो दोनों एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करेंगे। ठीक है, यानी कि कंपटीशन को रिड्यूस करेंगी, तभी वो दोनों स्पीशीज एक ही जगह पे सरवाइव कर सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, अगर ये वाली जो स्पीशी है कैथैलेमस, वो यहाँ से यहाँ तक सरवाइव कर सकती, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो अपनी फूड को कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन उसने कंप्रोमाइज किया है और उसने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक अपनी रिसोर्सेज को रखा है और यहाँ से यहाँ तक ही फूड को कलेक्ट कर रही है, ताकि दूसरी स्पीशी भी इस एरिया में सरवाइव कर सके और उसमें कंपटीशन कम हो। तो ये जो उसने अपने आप को लिमिट कर लिया है, ये उसकी रियलाइज्ड निश है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एक्चुअली ये तब होता है जब एक लार्ज कॉन्टिन्यूस हैबिटेट है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो ग्रास लैंड है, चाहे वो वेट लैंड है, अगर उसको स्मॉलर आइसोलेटेड पैचेस में डिस्पर्स किया जाए किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, वो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है, दिस फ्रेगमेंटेशन टिपिकली रिजल्टेड फ्रॉम द डिफोरेस्टेशन। ये डिफोरेस्टेशन की वजह से भी हो सकती है, अर्बनाइजेशन की वजह से भी, यानी कि बहुत सारे एरियाज को आप सिटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकती है, एग्रीकल्चर की वजह से भी हो सकती है। हैबिटेट रिड्यूसिंग अवेलेबल टू वाइल्ड लाइफ एंड क्रिएटिंग आइसोलेटेड पैचेस सराउंडेड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट आर अनसुटेबल लैंडस्केप। तो डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं। डिफरेंट अफेक्ट्स हैं कि अगर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो जाए तो उसका आपके इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है। सबसे मेजर जो इफेक्ट है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जाहिर सी बात है, अगर आप डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, और एक ही हैबिटेट के अंदर जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज थी उनको आप फ्रेगमेंट्स में चेंज कर रहे हैं, तो वो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, वहां पे स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। तो लॉस ऑफ हैबिटेट जो है वो भी एक अफेक्ट है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का। देन आइसोलेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज की आइसोलेशन हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन क्रिएट स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन विच मे हैव डिफिकल्ट फाइंडिंग मेट। ठीक है, इसकी वजह से मेटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कैन लीड टू इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग मतलब वो आपस में ही, अगर दो चार स्पीशीज एक जगह पे बची हैं, बाकी उसकी किसी और एरिया में चली गई हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से, तो वो दो चार स्पीशीज बची हैं वो आपस में ही ब्रीड करती जाएंगी और अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते जाएंगी। देयर विल बी नो जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, और अल्टीमेटली इसका इसका डिसएडवांटेज क्या होता है
इन ब्रीडिंग का कि अगर एक जो जीन्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे, इसका मतलब रेजिस्टेंस आपकी खत्म हो सकती है अगर कोई डिजीज है, और वो डिजीज अगले आगे भी जा सकती है। ठीक है, और मतलब उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। जेनेटिक डाइवर्सिटी को रिड्यूस कर सकती है, रेजिलियंस ऑफ द पॉपुलेशन भी हो सकती है। तो ये बहुत मेजर अफेक्ट है जो कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से हो सकते हैं। वल्नरेबिलिटी जो है, वल्नरेबल प्रीडेट जो है वो ज्यादा हो सकती हैं, यानी कि स्पीशीज जाहिर है कम होंगी, तो प्रीडेटर जो है वो अच्छे तरीके से या इजीली उसको उस तक पहुंच सकता है, उसको खत्म कर सकता है। इन्वायरमेंटल चेंजेस और नेचुरल डिजास्टर एज दे हैव फ्यूअर प्लेसेस टू एस्केप और माइग्रेट। देन डिसरप्शन ऑफ माइग्रेशन पैटर्न जो है, ये भी हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का एक इफेक्ट है। और species that rely on the migration, for example bird and large herbivore like deer, fragmented landscape can block natural route। ठीक है, माइग्रेशन के पैटर्न में भी डिस्ट्रप्शन आ सकती है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से। इसलिए हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और मिनिमम उसमें चेंजेस लाएं, ताकि ह्यूमंस के अलावा बाकी स्पीशीज जो हैं वो भी सरवाइव कर सकें इस अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पे एग्जांपल दी है अमेजोन रेन फॉरेस्ट की, और रीजन क्या बनी थी इसके की। large area of Amazon rainforest have been fragmented by deforestation for logging, agriculture and road building। ठीक है, Amazon rainforest की फ्रेगमेंटेशन हुई है, जिसकी वजह से हुआ क्या है, इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से बहुत सारे जो स्पीशीज थी जिसमें बर्ड्स हैं, monkeys हैं, reduce their habitat and making it harder for the population to survive and reproduce। ठीक है, इसकी वजह से डिफरेंट स्पीशीज हैं उनका सर्वाइवल ह्यूमंस ने मुश्किल कर दिया है। उसके बाद रोड्स एंड हाईवेज हैं, और इसकी कॉज क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड हाईवे कैन फ्रेगमेंट हैबिटेट डिवाइडिंग इकोसिस्टम इनटू स्मॉलर पॉपुलेशन, स्मॉलर पीसेस। अफेक्ट क्या है, animals like bear, frog, turtle may struggle to move between fragmented patches, and species with larger range like wolf may have their territories split। ठीक है, तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से बाकी ऑर्गेनिजम्स को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने हैबिटेट को, अपने ह्यूमंस के अलावा बाकी भी ख्याल रखना चाहिए कि स्पीशीज, बाकी स्पीशीज भी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, एंड वी नॉट हैव टू डिस्टर्ब दैट इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन साइज क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि एक जगह पे प्रेजेंट है वो पॉपुलेशन साइज है। फॉर एग्जांपल 150 टाइगर्स इन फॉरेस्ट रिजर्व। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि अगर एक यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं वो पॉपुलेशन इन डेंसिटी है। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 10 डियर प्रेजेंट है। एज स्ट्रक्चर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस इन अ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल 30 उसमें जुवेनाइल है, 50 उसमें अडल्ट हैं और 20 उसमें ओल्ड है। ठीक है, तो ये एज स्ट्रक्चर होती है कि हमने एज की बेस पे अगर पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की है। बर्थ रेट और बर्थ में बहुत फर्क है। ठीक है, बर्थ जो है ना वो नटैलिटी होती है, और बर्थ को हम हमेशा कैपिटल डी के साथ शो करते हैं। ठीक है, और कैपिटल लेटर से आप उसको शो करते हैं, लेकिन जो बर्थ रेट है उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर्स के साथ शो करते हैं। तो बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, यानी कि एक साल के अंदर 1000 इंडिविजुअल्स ने कितनी बर्थ, कितनी ऑफस्प्रिंग की बर्थ हुई है, उन 1000 इंडिविजुअल से उसको हम बर्थ रेट कहते हैं। ठीक है, और डेथ रेट जो है सेम, इसको भी स्मॉल लेटर से डोनेट किया जाता है और डेथ को कैपिटल लेटर से डोनेट किया जाता है। डेथ में और डेथ रेट में बहुत फर्क है। बर्थ होती है, फॉर एग्जांपल आप देखें कि एक पॉपुलेशन के अंदर 100 इंडिविजुअल टोटल थे। ठीक है, उसमें से अगले साल जो है 20 की बर्थ हुई है, तो 20 जो है वो उसकी बर्थ है। अगर हमने बर्थ रेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 1000 या 100। अगर टोटल इंडिविजुअल 100 है तो 100 पे डिवाइड करेंगे, अगर 1000 है तो 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो फिर उसका बर्थ रेट निकलेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही डेथ रेट है। अगर वहां पे 1000 इंडिविजुअल हैं किसी भी एरिया के अंदर, ठीक है, और अगले साल जो है वहां पे 20 की डेथ हुई है, तो 20 डेथ है, अगर डेथ रेट निकालनी है तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, उसकी डेथ रेट निकल आएगी। ठीक है, सेक्स रेशियो क्या है कि मेल और फीमेल उस पॉपुलेशन के अंदर कितने हैं। फॉर एग्जांपल 60 फीमेल्स हैं, 40 मेल्स हैं। डिस्पर्सन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है,
और इसमें इसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ के टाइम के साथ साथ कितना चेंज आया है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया ग्रो एक्सपोनेंशियली अंडर आइडियल कंडीशंस। उसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ओवर टाइम। कुछ टाइम के अंदर एक पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल का नंबर इंक्रीज होता है, उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। इट इज क्रिटिकल कॉन्सेप्ट इन इकोलॉजी एंड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है ये भी पॉपुलेशन की स्टडी को कहते हैं, एज इट अफेक्ट स्पीशीज सर्वाइवल, इकोसिस्टम डायनामिक्स एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। Understanding how population grow help scientists and policy makers address issues like conservation, urban planning, and resource allocation. डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो ग्रोथ है जो कि जहाँ पे मतलब या उन इन्वायरमेंट के अंदर या उन स्पीशीज के अंदर या उन एनिमल्स के ऊपर किसी भी चीज किस्म का प्रेशर नहीं होता, कोई रिसोर्सेज लिमिटेशन नहीं होती। ठीक है, ये चीज या तो ना तो उनके ऊपर कोई प्रीडेटर प्रे का इफेक्ट है, ना उनके ऊपर रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन फुली जो है वो ग्रो कर सकती है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है रिसोर्सेज की, और पॉपुलेशन फुली ग्रो कर सकती है अपने पूरे पोटेंशियल के साथ। तो इसको हम कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और ये आइडियल ग्रोथ होती है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, और ये जे शेप कर्व को शो करती है। इसकी जो फॉर्मूला है यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसमें एन जो है पॉपुलेशन साइज एट गिवन टाइम, एंड जीरो इज द इनिशियल पॉपुलेशन साइज, आर इज द इंटरिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, एंड ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम। इसमें एग्जांपल है बैक्टीरिया इन अ न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट कैन डबल इन अ शॉर्ट पीरियड लीडिंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। एग्जांपल क्या है कि अगर आप एक पेट्री डिश के अंदर बैक्टीरिया को इनोकुलेट करते हैं और 24 आवर के बाद जो है बहुत सारी वहाँ पे कॉलोनीज बन जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज भी उनके पास होती हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती, तो वो बहुत नंबर अपने को इंक्रीज कर सकती हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। दूसरी है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है ये यहाँ पे रिसोर्सेज की लिमिटेशन होती है और कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि किसी भी एरिया के अंदर क्या लिमिटेशन है, कितने ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी इन्वायरमेंट के अंदर या एक कमरे के अंदर जो है वो 10 लोग रह सकते हैं, अगर आप 15 को कर देंगे तो वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी से आउट हो जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब है 10 है तो 10 ही सरवाइव कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में कैरिंग कैपेसिटी भी होती है। इसकी ग्राफिकली इसकी कर्व जो है वो एस शेप होती है, सिग्मॉइड होती है, इसमें लिमिटेशन होती है। इसमें के कैरिंग कैपेसिटी को शो करा होता है। फॉर एग्जांपल डियर पॉपुलेशन ऑफ फॉरेस्ट ग्रो रैपिडली अंटिल फूड एंड स्पेस बिकम्स लिमिटेड। ठीक है, पहले उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन एक टाइम आएगा कि फूड और स्पेस खत्म हो जाएगी, तो फिर उनकी पॉपुलेशन जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो कैरिंग कैपेसिटी से आउट हो रहा है। उसके बाद है कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। बायोटिक फैक्टर जिसमें बर्थ रेट है। बर्थ रेट को हम नैटेलिटी नहीं कहेंगे, सिर्फ बर्थ को नैटेलिटी कहेंगे, और बर्थ रेट डिफरेंट है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया, डेथ रेट जो है और डेथ में फर्क है। डेथ को मोर्टेलिटी कहेंगे और डेथ रेट डिफरेंट है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इसमें रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, प्रिडेशन है, इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन। इमिग्रेशन अगर किसी इन्वायरमेंट के अंदर कोई स्पीशी एंटर हो रही है, और ई माइग्रेशन एग्जिट से है, वहां से छोड़ के जा रही है। कैरिंग कैपेसिटी, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, दो मॉडल्स हैं, आर स्ट्रेटेजीज एंड के स्ट्रेटेजीज। आर स्ट्रेटेजीज जो है इसमें स्पीशीज दैट प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग विद लिटिल पेरेंटल केयर। यानी कि आर जो स्ट्रेटेजी है इसमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब थाउजेंड्स में प्रोड्यूस होते हैं, और इसमें जो पेरेंट्स हैं वो इतनी ज्यादा पेरेंटल केयर भी प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, जैसे आप कह लेंगे फिश है, ठीक है, और उस वो बहुत थाउजेंड्स में एग को ले करती है, और एग ले करने के बाद जो है वो उसको कोई केयर नहीं प्रोवाइड करती। ठीक है, और सिर्फ सी हॉर्स एक ऐसी फिश है जो कि प्रोवाइड करती है अपनी पेरेंटल केयर, और अपने ऑफस्प्रिंग को अपने पाउच के अंदर स्टोर कर लेती है अंटिल वो बड़े हो जाएं। लेकिन बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो पेरेंटल केयर नहीं देती हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है इंसेक्ट की और माइस की। तो आर स्ट्रेटेजीज में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा होते हैं और लिटिल पेरेंटल केयर होती है।
ठीक है, टिपिकली एग्जिबिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसमें होती है, और अनटिल इनकी ग्रोथ होती रहती है कि वो रीच कैरिंग कैपेसिटी फॉलोड बाय पॉपुलेशन क्रैशेस। उसके बाद है केस स्ट्रेटजीज। केस स्ट्रेटजीज जो है इसमें पैरेंटल केयर होती है, ठीक है, और ऑफस्प्रिंग फ्यू होते हैं, जैसे ह्यूमन की बात कर लें, कुछ ह्यूमंस का एक ही बेबी होता है, कुछ के दो होते हैं, कुछ के तीन होते हैं, मतलब ऐसे नहीं होता 10 12 20 इस तरह से नहीं होते हैं। तो रिसोर्सेज की वजह से ऑफस्प्रिंग कम प्रोड्यूस होते हैं, और पैरेंटल केयर जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और मोर स्टेबल पॉपुलेशन that grow slowly and remain close to carrying capacity। ये स्ट्रेटजीज जो हैं और आर्ट स्ट्रेटजीज, ये दोनों ही ग्रोथ मॉडल्स हैं पॉपुलेशन के। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इकोलॉजी का आई थिंक एक दो लेक्चर बचा है, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।